दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार के सीक्रेट पॉलिटिकल प्लान से अब पर्दा उठता जा रहा है। अब ये करीब करीब दिखाई देने लगा है कि नीतीश कुमार अब किस दिशा में बह रहे हैं, वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो किस गठबंधन के साथ अपने अगले राजनीतिक कदम को आगे जाकर उठाना चाहते हैं और किस पॉलिटिकल फॉर्मेशन की दिशा में, किस राजनीतिक बुनियाद को रखते हुए अब नीतीश कुमार दिखाई देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी बने रहे या बैसाखी बने रहने से बेहतर सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर जो आलोचना का केंद्र नायडू और नीतीश कुमार बने हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या उस आलोचना के दायरे से बाहर आने का वो मूड बना रहे हैं। कई सारी चीजों की कड़ियां आज जोड़ने जा रहा हूं कि हो क्या रहा है। ये बात अब करीब करीब तय है, पब्लिक डोमेन में है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई सारे खेमे हैं। एक खेमा जनता दल यूनाइटेड को भाजपा के साथ रखना चाहता है, दूसरा खेमा सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ यानी इंडिया अलायंस की तरफ ले जाना चाहता है। और इन दोनों खेमों के बीच नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर, नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और नीतीश कुमार की एक ग्रेसफुल पॉलिटिकल एग्जिट का रास्ता कैसे तैयार होगा, ये प्राथमिकता सूची में अब ऊपर होता जा रहा है। खासकर जनता दल यूनाइटेड के लोगों की प्राथमिकता सूची में और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो नया घेरा बना है, उस घेरे की प्राथमिकता सूची में ऊपर होता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड में सभी जानते हैं कि एक तो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं और एक आफाक अहमद खान राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये तीन लोग दिल्ली में बिठाए गए लोग हैं। अब इसके अलावा पटना में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन से लोग हैं? तो विजय चौधरी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उनके साथ साथ आईएएस से नेता बने मनीष वर्मा। ये एक अलग तरह का फॉर्मेशन पटना में दिख रहा है। और इन सब के बीच बिहार में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका को यदि आप देखने की कोशिश करें तो अशोक चौधरी, जिनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से काफी रही है, चिराग पासवान से भी काफी रही है, वो पार्टी के डिसीजन मेकिंग से अब करीब करीब बाहर हो चुके हैं। ललन सिंह के बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। संजय झा को जो टास्क दिया जाता है वो टास्क वो पूरा करते हैं या पूरा करने की कोशिश करते हैं। पटना में बैठे हुए लोग नीतीश कुमार जिधर भी जाएं उनके साथ जाना पसंद करेंगे, खासकर विजय चौधरी जैसे लोग। लेकिन मनीष वर्मा की जो एक सरप्राइज एंट्री है, मनीष वर्मा की जो राजनीतिक भूमिका है और मनीष वर्मा के इर्द गिर्द जिन लोगों का घेरा है, इन सब को यदि पहचानने की कोशिश करें तो दो बातें साफ नजर आती है। मनीष वर्मा मंडल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब उनके आसपास घिरे हुए लोगों के फेसबुक पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष वर्मा कैसे लोगों को तरजीह देते हैं। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के नए आरसीपी सिंह कहे जा रहे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री आवास में जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता की और खास करके बिहार के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। हाल ही में वीआरएस लेकर जेडीयू में आए और जेडीयू में आने के बाद यानी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और अब 4 महीने के लिए मनीष वर्मा बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। उनका पूरा कार्यक्रम आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 27 सितंबर से लेकर 20 जनवरी 2025 तक, यानी 4 दिनों के बाद से, आज से 4 दिनों के बाद से मनीष वर्मा 4 महीने के लिए पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। मनीष वर्मा बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं 4 महीने के लिए। ये अपने आप में जितनी बड़ी खबर है, उससे बड़ी खबर यह है कि मनीष वर्मा एक राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के, उनके यात्रा कार्यक्रम को जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी कर सभी जिला अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि मनीष वर्मा के कार्यक्रम इस प्रकार है और उन्हें इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में काम करना है।
तो मनीष वर्मा, आईएएस से नेता बने मनीष वर्मा जब पूरे बिहार का दौरा करने जा रहे हैं, मनीष वर्मा का एंटी बीजेपी, एंटी कमंडल पॉलिटिक्स जो स्टैंड है उससे सभी वाकिफ हैं। तो इस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड किस दिशा में बढ़ रही है, 2-3 घटनाक्रम पर एक साथ नजर रखने की जरूरत है। तेजस्वी यादव एक राजनीतिक यात्रा के लिए बिहार आए थे, लंबे समय से 30-40 दिनों से बिहार में थे, लेकिन एक यात्रा भी की बीच में। और जब वो यात्रा तेजस्वी यादव ने की, उस यात्रा के बाद अब वो दुबई रवाना हो रहे हैं। पूरा परिवार कहा जा रहा है कि दुबई, खासकर उनके तेजस्वी यादव, उनके करीबी लोग दुबई जा रहे हैं। पटना में इस बात की बहुत चर्चा है कि तेजस्वी यादव बिहार आए, 40 दिनों तक तकरीबन वो मौन रहे, अंदर खाने एक कथित तौर पर बड़ी डील हुई। चर्चा है कि बिहार की सत्ता के शीर्ष के साथ डील हुई, जिसका खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा। और उसके बाद प्रतीकात्मक विरोध के नाम पर बिहार के कुछ जिलों का दौरा भी किया, एक आध बयान भी नीतीश कुमार के खिलाफ दिए। और इसी बीच ईडी की गतिविधियां भी बढ़ गई। ईडी की गतिविधियां तेजस्वी यादव के 40 दिनों तक बिहार में चुप रहने के दरमियान ही बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट से लैंड फॉर जॉब मामले में उनके करीबी और बालू का कारोबार करने वाले सुभाष यादव की संपत्ति ईडी ने जब्त की, और अब कई अन्य बालू के कारोबारियों के ऊपर, सैंड के कारोबारियों के ऊपर ईडी शिकंजा कसने जा रही है। चिट्ठी पत्री का दौर शुरू हो गया है। ब्रॉडसन कंपनी और कई लोगों का नाम लोग ले रहे हैं कि ये सारे उस जद में आ सकते हैं। तो ईडी अपनी गतिविधियां कब तेज करती है, खासकर किसी विपक्षी दल के ऊपर? तभी तेज करती है जब एनडीए के पार्टनर को दूसरे खेमे में खींचने की तैयारी होती है। अब जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ तो कोई सीधा मामला कोई बना नहीं सकता है, ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास कम से कम जो एक परसेप्शन है चारों तरफ, अगर उस परसेप्शन पर यकीन करें, और जो उनकी छवि भी रही है कि आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों से वो कोसों दूर है, इस बात को विपक्ष के लोग भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं कि इस मामले में नीतीश कुमार को घेर नहीं सकते। अपुष्ट सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 6 साल के करीब रेल मंत्री रहे, और उनके कार्यकाल के दरमियान की बहुत सारी चीजों को खंगाला गया कि कोई तो क्लू मिले, कोई तो ऐसा क्लू मिले जिसमें नीतीश कुमार को पकड़ा जा सके, फंसाया जा सके। वो मिला नहीं, और जब वो मिला नहीं तो उसके बाद क्या होना था? स्वाभाविक है कि जब नीतीश कुमार को दूसरी तरफ से ऑफर है तो भारतीय जनता पार्टी ये गारंटी नहीं ले सकती कि वो बीजेपी के खूंटे से बंधे रह पाएंगे। और इसी बीच में एक नई परिस्थिति भी आती है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दिया गया भाषण याद कीजिए, जब लैंड फॉर जॉब के मामले पर तंज कसते हुए, यानी लालू यादव के रेल मंत्रित्व काल पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था बिहार में कि नीतीश बाबू भी रेल मंत्री रहे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आखिर नरेंद्र मोदी को इतना पक्का सबूत कैसे मिला कि नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता? पहले से इस बात की चर्चा गर्म थी कि जब नीतीश कुमार 2022 में या फिर 2014 में ही जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तब से ही लेकर 2022 में जब अलग हुए उसके बाद भी कई राउंड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया गया कि कहीं रेल भवन में कुछ मिल जाए जिससे नीतीश कुमार की कथित संलिप्तता मिले। वो मिला नहीं, और जब वो मिला नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को अनुनय विनय के सिवा कोई चारा नहीं था। और इस बात के अलावा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की उपेक्षा हो और उस उपेक्षा का वो फायदा उठा सके, उसमें वो कामयाब हुई जनवरी 2024 इसी साल। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इंडिया गठबंधन सत्ता के मुहाने पर खड़ा है। 240-45 के करीब उसके सदस्यों की संख्या हो चुकी है संसद में, और अब प्रधानमंत्री पद कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उप प्रधानमंत्री पद भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब उसके लिए मुद्दा है इस सरकार को हटाना, नरेंद्र मोदी सरकार की जगह वैकल्पिक सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से गठन करना। और जब यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन के बीच बन चुका है,
तो उस स्थिति में स्वाभाविक है कि सबसे पहले किसको तलाशा जाएगा? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टटोला जाएगा, जिनके नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मधुर संबंध कभी नहीं रहे। अमित शाह की चाणक्य नीति के साथ दोनों कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। और इन सब के बीच एंटी बीजेपी स्टैंड के माने जाने वाले मनीष वर्मा वो पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां से जो रिपोर्ट इकट्ठा करके लाएंगे या हर 2-4 दिन पर नीतीश कुमार को जो रिपोर्ट भेजेंगे, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, उस रिपोर्ट में जमीन की हकीकत से रूबरू कराएंगे। और जमीनी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक नीतीश कुमार को मिल रहा है वो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बरकरार रखने के खिलाफ जा रहा है। मनीष वर्मा जाएंगे तो अभी जो काम नीतीश कुमार चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुलाकर कर रहे हैं वो काम मनीष वर्मा ग्रास रूट लेवल के अधिकांश कार्यकर्ताओं से बात करके करेंगे। सीधी सी बात यह है कि मंडल पॉलिटिक्स शुरू होने के बाद, जाति गणना के बाद, आरक्षण बढ़ाने के फैसले जिससे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बाद की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू क्यों बनी हुई है, ये हालात अब ज्यादा जेडीयू के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। और जब ये हालात मुश्किल बनते जा रहे हैं तो इस हालात में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? अब जरा दूसरे तरफ के हालात को देखें। दूसरे तरफ के हालात ये इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में एक तरफ बिहार के चुनाव को लेकर बिना नीतीश कुमार के सफलता मिल सकती है, ये उम्मीद अब छोटी पड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिना नीतीश कुमार के सफलता मिल सकती है, ये उम्मीद भी छोटी पड़ती जा रही है। बीजेपी ने अति पिछड़ा सम्मेलन किया था, हाल की ही घटना है, और बीजेपी चंद्रवंशी समाज और दूसरे अति पिछड़ा समुदायों का जो सम्मेलन कर रही है, उस सम्मेलन में नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 का चुनाव होगा, ये बात कही जा रही है। और इस सब के बीच गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता, हार्डलाइनर नेता, वो भी अब अपनी जुबान को नीतीश कुमार के मामले में हार्डलाइनर नहीं बना रहे। तो एक तरफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई राजद के ऊपर, राजद के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के ऊपर, जदयू के अंदर प्रो भाजपा अप्रोच वाले नेताओं को किनारे किया जाना या उनकी पूछ कम होना, मनीष वर्मा जिनका स्टैंड ही मंडल पॉलिटिक्स वाला है, उनका पूरे बिहार के दौरे पर निकलना, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो नीतीश कुमार का चुप्पी साध कर बैठ जाना। लंबे वक्त से वो चुप्पी साधे हुए है, और नीतीश कुमार की चुप्पी किस तरफ इशारा करती है आप समझ सकते हैं। 27 सितंबर से 20 जनवरी ये जो पूरे बिहार का दौरा है, और इसी बीच महाराष्ट्र का भी चुनाव निपटना है, इसी बीच झारखंड का भी चुनाव निपटना है, इसी बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो खैर निपट ही जाएगा। यानी दिल्ली में सरकार कैसी हो, दिल्ली की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो, और वो भूमिका वैकल्पिक सरकार में बढ़ रही है या नहीं, यानी प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद के रूप में किसी ग्रेसफुल एग्जिट की तरफ, एक रिटायरमेंट प्लान की तरफ लेकर जा रही है या नहीं नीतीश कुमार को, ये सवाल भी सोल्व होने की, यानी अपने अर्थ की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पूरे खेल के इर्द गिर्द आप देखने की कोशिश करें तो जनता दल यूनाइटेड की एक सेकुलर पॉलिटिकल फॉर्मेशन में भूमिका, यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भीतर जेडीयू की भूमिका, और एक भारतीय जनता पार्टी की स्टेपनी के रूप में, एक बैसाखी के रूप में जेडीयू की भूमिका, और इन सब के साथ साथ नरेंद्र मोदी की राजनीति को टिकाए रखने में उन नीतीश कुमार की वर्तमान भूमिका, जिन नीतीश कुमार ने मोदी का नाम सुनते ही कभी भोज कैंसिल कर दिया तो कभी एनडीए को टाटा बाय बाय कह दिया था। अब ये सारी चीजें एक ऐसे रूप में आकर खड़ी हो गई है जिसमें सबको समझ में आ रहा है कि आखिर अशोक चौधरी को क्यों नहीं कहा नीतीश कुमार ने कि पूरे बिहार के दौरे पर जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, क्यों नहीं कहा ललन सिंह को, क्यों नहीं कहा संजय झा को, मनीष वर्मा को ही क्यों कहा है। इस बात के मायने साफ समझे जा सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की दशा और दिशा अब क्या होने वाली है। तो देखते जाइए, बहुत कुछ बहुत होने वाला है आगे, और नीतीश कुमार का सीक्रेट प्लान अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है, और उस सीक्रेट प्लान में
स्वाभाविक है कि सारे पत्ते तो बिना एग्जीक्यूशन के, बिना अंजाम तक पहुंचाए नीतीश कुमार खोलेंगे नहीं। अंजाम की तारीख क्या मनीष वर्मा के इस दौरे के बीच में ही आती है या दौरे की समाप्ति के बाद आती है, इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दौरा हो रहा है और दौरे के बीच में पॉलिटिकल फॉर्मेशन को लेकर बड़ा निर्णय हो चुका, और कई बार ऐसा होता है कि अंतिम दौरे तक, अंतिम फीडबैक के लिए प्रतीक्षा की जाती है। दौरे नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, राज्य के किसी कोने में चले जा रहे हैं, चुपचाप विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं, बस अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पार्टी के लोग जो मिल गए उनसे बात कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। और सीएम हाउस में तो खैर जिसे फोन जा रहा है उसे चुपचाप बुलाया जा रहा है, लंबी बैठक हो रही है और सामान्य कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, चुन चुन कर फोन किया जा रहा है कि अमुक कार्यकर्ता को अमुक दिन आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है। कार्यकर्ता आता है, मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलता है, अपना फीडबैक देता है और उस फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी की घंटी बजने लगती है। और उस बजती हुई घंटी के बीच कोई भी सम्मेलन हो, नीतीश नाम केवलम का जाप बीजेपी में शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव चुप्पी साध देते हैं, ईडी सीबीआई की कार्रवाई तेज होती है तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार पर बोल भी देते हैं और फिर चुपचाप दुबई भी निकल जाते हैं। इन सारे खेल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा और ये मामला अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।